नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेस में। दोस्तों आज क्लास 7 और इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं। ये क्लास यूपी SSSC BPO ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए है, मुख्य परीक्षा मेंस और परीक्षा रिफ्रेशर। और ये जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। दोस्तों अगर अभी तक हमारी चैनल से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट और बहुत बढ़िया बुक के द्वारा आप लोगों को क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 7 क्लास के बारे में। सेवन क्लास ग्राम पंचायतों के अधिकार और दायित्व एवं कर्तव्य। ग्राम पंचायतों के अधिकार और दायित्व तो क्या हैं? अधिकार इसके बारे में जान लेते हैं और फिर दायित्व के बारे में जानेंगे। ग्राम पंचायत की भूमि को अर्जित करने का अधिकार है। ग्राम सभा की भूमि पट्टे पर देने का अधिकार। ग्राम सभा के तालाब होना चाहिए, इसमें तालाब लिखा है, तालाब जलाशय को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर देने का अधिकार है। स्थानीय मेलों, जल प्रकाश व्यवस्था आदि पर कर आरोपित करने का अधिकार। ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का अधिकार है। वह संगठनों को चंदा देने की शक्ति है। दायित्व क्या है? दायित्व है कि सार्वजनिक सड़क, प्रकाश, जल प्रबंधन का दायित्व है और ग्रामीण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटवाने का दायित्व है। खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन। सामाजिक एवं कृषि वानिकी विकास का दायित्व और सार्वजनिक जल वितरण प्रबंधन का दायित्व है। ग्राम पंचायत के अधिकार। ग्राम पंचायत के अधिकार विस्तार से धारा 16A के तहत बाहरी संगठनों को चंदा देने की शक्ति। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के अधिकारिकता बाहर के ऐसे संगठनों को उनके ऐसे कामों के लिए अंशदान के रूप में ऐसी धनराशि दे सकती है जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमति दे। अगला है 2, धारा 17 के तहत सार्वजनिक सड़क आदि का प्रबंध करना। धारा 33 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति है। 4 में लिखा है कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले किसी व्यक्ति से जैसे किसी अमीन, पुलिस, ग्राम चौकीदार, प्राइमरी अध्यापक, पटवारी आदि अपने सरकारी कर्तव्यों के पालन में किसी कदाचार संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है तो ग्राम पंचायत अपनी रिपोर्ट के साथ शिकायत को समुचित प्राधिकारी के पास भेजेगी। प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के बाद जो सही हो समुचित कार्रवाई करेगी और ग्राम पंचायत को उसके परिणाम की सूचना भेज देगा। पंचायतों के कर्तव्य, फंक्शन ऑफ पंचायत। तो ग्राम पंचायतों के गठन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है। इन उद्देश्यों को पंचायतों द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। कृषि एवं कृषि का विस्तार, कृषि और बागवानी का विकास, डेवलपमेंट और प्रोन्नति, प्रमोशन। तो दोस्तों अगला है कि बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास और उनके अनाधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना है। दूसरे में लिखा है भूमि विकास, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना है। भूमि चकबंदी में सहायता करना। लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास। 30 में जो फर्स्ट है वो लघु सिंचाई परियोजना को जल वितरण में प्रबंधन और सहायता करना है। लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन, पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन। तो पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुधनों की नस्लों का सुधार करना है। दुग्ध उद्योग, गांव में मत्स्य पालन का विकास करना। मत्स्य पालन, गांव में मत्स्य पालन का विकास। सामाजिक और कृषि वानिकी। तो इसमें है कि सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परीक्षण करना। सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति करना, प्रमोशन करना, इंग्लिश में प्रमोशन कहते हैं।
लघु वन उत्पाद। लघु वन उत्पाद में लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास करना। लघु उद्योग में लघु उद्योगों का विकास में सहायता करना। स्थानीय व्यापारों की प्रोन्नति। कुटीर और ग्राम उद्योग, तो इसमें कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना। कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति। ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। आवास स्थलों का वितरण और उनसे संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करना। पेयजल में पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए जल संभरण के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, और पीने के प्रयोजन के लिए जल संभरण के स्रोतों का विनियमन। ईंधन और चारा भूमि से संबंधित घास और पौधों का विकास। चारा भूमि के अनियमित अंतरण का नियंत्रण करना है। अगला एक सड़कों और पुलों, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन। तो इसमें है कि ग्राम की सड़कें, पुलों और नौका घाटों का निर्माण और अनुरक्षण करना। जलमार्गों का अनुरक्षण करना। सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाना है। ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास, प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण करना है। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन करना। शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित है। शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना। तकनीक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। ग्रामीण कला और शिल्पकारी को प्रोन्नति देना। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति यानी प्रमोशन करना। पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना और अनुरक्षण करना है। खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य, तो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति। और सेकंड में विभिन्न त्योहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन करना। खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण करना। बाजार और मेले, पंचायत क्षेत्रों में मेलों, बाजारों और हाटों का विनियमन करना। चिकित्सा और स्वच्छता, तो चिकित्सा में ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति, महामारियों के विरुद्ध रोकथाम, मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम, छुट्टियां, पशुओं के विरुद्ध निवारक कार्रवाई, जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण। परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन। आर्थिक विकास के लिए योजना, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना। प्रसूति और बाल विकास, तो इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर महिला और बाल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन में भाग लेना। बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रमोशन करना। समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी सम्मिलित है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना में सहायता करना। विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना है। कमजोर वर्गों में विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण करना। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना। सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इसमें अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति, प्रमोशन करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण करना, मॉनिटरिंग करना। सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, सामुदायिक अस्थियों का परीक्षण और अनुरक्षण करना। पंचायत राज व्यवस्था, चुनौतियाँ एवं समाधान, तो इसमें चुनौतियाँ क्या हैं और इसका समाधान क्या है। तो इसकी चुनौतियाँ हैं, ग्रामीण जनता के विकास के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार द्वारा समय समय पर विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन को तो किया जाता है, लेकिन पंचायत राज की कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन में चुनौतियों के कारण इन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पाता जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं। इन चुनौतियों के पीछे प्रकाशीय क्रियान्वयन अभिकरणों से संबंधित तंत्रों के कारण दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विकास की समस्याएं इस प्रकार हैं, जैसे
योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों की चुनौतियाँ। तो हम सभी जानते हैं कि योग्य प्रशासकों और विशेषज्ञों के अभाव में नियोजन कार्य असफल हो जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के समय में विशेषज्ञ प्रशासक प्रशासन में आए, लेकिन जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वह स्थान उन्हें नहीं मिल पाता। अतः वे अपने आप को निराश व हताश अनुभव करते हैं और साथ साथ उनका कार्य करने का मनोबल निरस्त गिरता जाता है तथा वे कार्यरत स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थानों में कार्य शुरू कर देते हैं। यदि संयोग से कोई दक्ष प्रशासक या विशेषज्ञ अपनी ईमानदारी, लगन, परिश्रम के साथ विकासात्मक कार्य करने का प्रयास भी करता है तो उसमें राजनीतिक एवं हाई कमान के दबाव में आकर वह विकासात्मक कार्य चाहकर भी नहीं कर सकता है। सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी। तो दोस्तों, बिना तथ्यों एवं आंकड़ों के ना कोई योजना बन सकती है और ना ही कोई वास्तविक कल्पना की जा सकती है, क्योंकि प्रशासन के पास आंकड़ों का निराभाव है। आंकड़ों तो सभी विषयों में मिल जाते हैं, परंतु वे सही व विश्वसनीय नहीं प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए विधवा पेंशन योजना अथवा ग्रामीण आवास योजना, जब तक प्रशासन को सही व विश्वसनीय तथ्यों के आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे, तब तक ग्रामीण विकास के विकासात्मक कार्यों का योजना बनाना एवं उनके क्रियान्वयन व वास्तविक परिणामों की कल्पना करना व्यर्थ होगा। अधिकारियों व पदाधिकारियों के बीच संबंधों की चुनौतियां। जहां नीति निर्माण होता है तथा समन्वय किया जाता है, जिले के विकास कार्यक्रमों में ब्रेक का कार्य करता है, जिससे विकास कार्य शिथिल पड़ जाते हैं। विकास की योजना के निर्माण का कार्य एवं क्रियान्वयन में कठिनाइयां आती हैं, विकास यथोचित नहीं हो पाता। वास्तव में ये प्रत्यक्ष अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि संबंधों के अभाव के कारण विभागीय तनाव, मनमुटाव, ईर्ष्या की भावनाओं का विकास होता है, जिससे आपसी सहयोग व समन्वय का अभाव दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। विकासात्मक योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता। तो अनियमितता में पंचायतीय राज व जिला नियोजन परिषदों में अधिकांश राशि योजनाओं के जेब में चली जाती योजनाकारियों के जेब में चली जाती एवं विशेष बची हुई राशि प्रशासकीय अधिकारियों और राजनीतिक पदाधिकारियों की जेब में चली जाती है और बची हुई राशि को विकासात्मक कार्य में लगाया जाता है। लगभग 15% ही होता है जो बची हुई राशि के आधार पर विकास की योजना तैयार की जाती है और नहीं हो पाती है। फिर लाल फीताशाही का बढ़ता प्रभाव। लाल फीताशाही के प्रभाव में वृद्धि के कारण विकासात्मक कार्यों को पूरा करने में अनावश्यक विलंब होता है। कभी कभी विकासात्मक योजनाओं की फाइलें महीनों तक लंबित पड़ी रह जाती हैं, जिससे आम आदमी विकास के फलों से वंचित रह जाता है। उदाहरण की परिषद व महानगरी पालिका में भेजा जाता है। रोड निर्माण हेतु प्रस्तुत पत्र आदि जिला परिषद या महानगर पालिका में भेजा जाता है तो वह महीनों तक लंबित पड़ी रह जाती है। इतना ही नहीं, विलंबित कार्य के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण घूसखोरों, भ्रष्टाचारों को बढ़ावा मिलता है। जन सहभाग की कमी। पंचायत राज प्रणाली द्वारा कार्यान्वित होने वाली योजना के पूर्ण रूपरेखा, क्रियान्वयन व अनुपालन के उन जन सहयोग की आवश्यकता होती, चाहे भी ग्राम पंचायत की योजना हो या जिला परिषद की। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना को पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहयोग के अभाव के कारण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना जन सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती है। योजना के कार्य क्रियान्वयन में ढीलापन। तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए विकासात्मक योजना के निर्माण के से कार्य खत्म नहीं हो जाता। किसी योजना का वास्तविक अर्थ है या महत्व उसके सफल क्रियान्वयन से होता है। केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा विकासात्मक योजना तो ढेर सारी लंबी चौड़ी बनाई जाती हैं। कार्य अर्थात उन योजनाओं का क्रियान्वयन कार्य आरंभ ही नहीं होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रियान्वयन में ढीलेपन के कारण उस क्षेत्र का विकास केवल कल्पनात्मक रह जाता है।
योजनाओं के क्रियान्वयन में स्पाइल पद्धति यानी व्यक्तिवाद, किसी भी स्थानीय योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। स्थानीय विकास अर्थात जिला नियोजन के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन में व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ अधिकारियों का पूर्वाग्रह, संसाधनों का दुरुपयोग किया, भाई भतीजावाद इत्यादि गंभीर समस्याएं हैं जिससे जिले का नियोजन समुचित ढंग से नहीं हो पाता है और ना ही उसका क्रियान्वयन होता है। यानी कि अपने घर को ही बढ़ावा देना। प्रशासनिक मशीनरी में जनतांत्रिकरण का अभाव। जिला योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन करने वाली प्रशासनिक मशीनरी में जनतांत्रिकरण का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक मशीनरी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। जनसंवाद का अभाव। जनसंवाद के कारण ग्रामीण विकास की योजनाओं को शासन ग्रामीण जनता तक पहुंचने में असफल रही है, जिससे ग्रामीण जनता को योजनाओं को सही ढंग से पता ही नहीं लगता है और योजनाएं बनाकर क्रियान्वित कर दी जाती हैं तथा ग्रामीण गरीब आज शिक्षित व असहाय जनता योजना के आने के इंतजार में अपना समय व्यर्थ में बर्बाद कर देती है एवं योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। आर्थिक संसाधन का अभाव। तो आर्थिक संसाधन में जो है संसाधन में ग्राम पंचायत हो या जिला संसाधन में पंचायत हो या जिला परिषद, उनके पास धन की समस्या शुरू से ही रही है। इन संस्थाओं का स्वतंत्र आर्थिक स्रोत या तो दिए ही नहीं गए या फिर जो भी दिए गए अर्थ शून्य है। परिणामतः शासकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ता है। दलगत राजनीति की दुष्परिणाम। तो इस समस्या के विषय में विभागीय आयुक्त का मत है कि जिला नियोजन हो या पंचायत राज व्यवस्था, उसकी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा दलगत राजनीति, जो कि धीरे धीरे राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। जिला नियोजन परिषद हो या स्थानीय कोई भी निकाय जैसे पंचायतें, इनमें छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हुआ करते हैं, दलबंदी होती है और ना ही बहुत सा समय झगड़ों में चला जाता है। चुनौतियों का समाधान। तो अधिकारियों का समाधान, चुनौतियों का समाधान क्या है? अधिकारियों एवं आम जनता को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन का सहयोग मिल सके। विकासात्मक कार्यों को करने के लिए प्रशासकों एवं विशेषज्ञों को स्वतंत्रता होने से वे अपने अनुभवों एवं कार्य कर सकेंगे। संबंधित समस्या के वास्तविक आंकड़ों व तथ्य प्रशासन को प्राप्त कराने में संबंधित व्यक्ति को सहयोग प्रदान करना चाहिए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रस्तावित फाइलों की यथोचित कार्रवाई के साथ एक निश्चित अवधि के अंदर पूर्ण करना चाहिए। राजनीतिक दल व हाई कमानों का नियंत्रण समय समय पर होना चाहिए ताकि उनका मनोबल लगाने एवं ईमानदारी से कार्य करते रहें। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ये बात किसी से छुपी नहीं है। ज़्यादा नियंत्रण ही भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। विकास कार्यों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं उसका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए, जिससे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो सकेगा। व्यक्तिगत हितों को ध्यान रखकर योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जनहित को ध्यान रखकर योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना चाहिए। आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्रोत पंचायत राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए ताकि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके या सुदृढ़ बन सके। जिला स्तर के योजनाकार क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण वास्तविकताओं को जानने के लिए अपने समय का उचित अंश गांव में गुजारें। ये न केवल आयोजन को कम गूढ़ व अधिक अर्थवान बनाएगा, बल्कि अधिक अच्छे क्रियान्वयन की संभावना होगी। इसका निष्कर्ष क्या है? तो ये कहता है कि आवश्यक हो गया है कि शासन एवं जनता अपनी जिम्मेदारियों एवं जवाबदारियों के सक्रियता से निभाने का प्रयास करें। जब तक जनता व शासन अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन नहीं करेगी, तब तक गांधी जी के सपनों को साकार करने की कल्पना अधूरी रही। अतः आवश्यक है कि जनता व शासन अपनी भूमिका को समझे।
इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो प्रश्न को भी देखते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों 5 जून 1947। तो इसका विस्तार से पढ़ें। संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 5 जून 1947 को पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिकार 1947 कब लागू किया गया है? तो इसका आंसर है डी 27 दिसंबर 1947। उत्तर प्रदेश विधानसभा 5 जून को व उत्तर प्रदेश विधान परिषद 16 सितंबर संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित किया गया। 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा 27 दिसंबर 1947 को यह अधिनियम गजट में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होते ही यह अधिनियम प्रभावी हो गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है सी 15 अगस्त 1949। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 के प्रभावी होने के बाद 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के प्रथम चरण की समयावधि क्या है? तो इसकी समयावधि 1952 और 53 से यह है। प्रथम जो है 1947 से 1952-53 तक है। पांचवा क्वेश्चन जो है 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पंचायतों ने कार्य करना आरंभ किया है? 35,000, 36,000, 41,000 या 43,000? तो इसका आंसर है ए 35,000। 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश की 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित वित्त आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों की अवधि, पंचायतों की लेखा परीक्षा। तो इसका जो आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। संविधान में अनुच्छेद 243 में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। पंचायती विकास का द्वितीय चरण कब शुरू हुआ है? 53-54 में, 55-56 में या 54-55 में, 56-57 में? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ए उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का द्वितीय चरण 1953-54 से 59-60 तक चला है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गांव सभा एवं गांव समाज के क्षेत्राधिकार का सम्मिलित कब किया गया है? 53 में, 54 में, 55 में, 56 में? तो इसका आंसर होगा सी 55 में। पंचायतों के विकास में द्वितीय चरण के दौरान 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ, जिससे गांव सभा व गांव समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तन कर न्याय पंचायत किस वर्ष किया गया? 52 में, 53 में, 54 में, 55 में? तो इसका हुआ आंसर 55। 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है पंचायतों के अंतर्गत गांव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन का कल्याण उप समितियों का गठन किस वर्ष किया गया है? 1960-61 में, 1963-64 में, 66-67 में, 69-70 में? तो इसका आंसर है ए 60-61 में। गाँव के आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन 1960-61 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों का तृतीय आम निर्वाचन कब से कब तक संपन्न हुआ था? 10 अगस्त 1960 से लेकर 12 सितंबर 1961, 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962, 12 मार्च 1962 से 10 मार्च 1963, 10 फरवरी 1963 से 10 मार्च 1964 तक। इसका सही आंसर होगा बी 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर
क्रियान्वित किया गया। बलवंतराय मेहता, अशोक मेहता, थोंगन समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। अगला क्वेश्चन है तृतीय आम चुनाव। तृतीय आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायतियों की संख्या कितनी, पंचायतों की संख्या कितनी थी? 71,635, 72,225, 72,233 और 73,154। तो इसका सही आंसर होगा 3 यानी सी। तृतीय आम चुनाव के बाद पंचायतों की संख्या 72,233 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 85,194 थी। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न कराए गए थे 72-73 में, 73-74 में, या 74-75 या 75-76। तो इसका सही आंसर होगा 72-73 पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न हुए थे। चौथे आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में ग्राम या गांव पंचायतों एवं अन्य न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो आंसर होगा डी 72,834 और 87,92 यानी कि वर्ष 72-73 में संपन्न चौथे आम चुनाव के बाद प्रदेश में गांव पंचायतों की संख्या 72,834 और न्याय पंचायतों की संख्या 87,92 थी। अगला क्वेश्चन है कि गांव पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन कब कराया गया है? अप्रैल 1981 से मार्च 1982, मार्च 1982 से मार्च 1983 या सी मार्च 1982 से जुलाई 1982 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। गांव पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है पंचायतों के किस आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? चौथे पंचायत चुनाव या 5वें पंचायत चुनाव या 6वें पंचायत चुनाव या 7वें पंचायत? तो इसका सही आंसर होगा वी 5वें पंचायत चुनाव में। पंचायतों के 5वें आम चुनाव मार्च 1982 से जुलाई 1982 में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पंचायतों के विकास का 5वां चरण कब से कब तक था? 1983-84 से 1992-93 तक। दूसरा है वी 84-85 से 93-94 तक, 1984-85 से 1994-99 तक। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा 92-93 तक यानी कि ए सही होगा। 1983-84 से 92-93 तक संपन्न हुआ था। पंचायतों का 6वां सामान्य निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1985, 1986, 1987, 1988। सही आंसर 1988 ग्राम पंचायतों का 6वां सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ है। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर गांव पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई है? 1986, 88 और 89, 90। तो इसका सही आंसर होगा वी 88 में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन 21 पंचायतों में प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रतिनिधित्व किस वर्ष प्रदान किया गया? 86 में, 87, 88, 89। तो इसका आंसर 1988 में पंचायतों में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कम से कम एक महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। 22 में है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायतों के विकास के किस चरण में हुई है? 5वां चरण, 6वां चरण, 7वां चरण? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 6वां चरण। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 6वें चरण में 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 23 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1952, 1953, 1954, 1950 में। तो इसका सही आंसर होगा ये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद अक्टूबर 1952 में हुई थी। ये पहला प्रमुख विकास कार्यक्रम था। 24 चुनाव पंचायती राज संस्थाओं में सशक्तिकरण के लिए किस वर्ष नोडल एजेंसियों के रूप में पंचायत राज मंत्रालय बनाया गया? 2001, 2002, 2003, 2004,
तो इसका सही आंसर होगा डी। 2004 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत राज को एक संस्था के तौर पर ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर प्रशासन के तृतीय पायदान के रूप में स्थापित किया गया। पंचायत राज मंत्रालय का गठन वर्ष 2004 में हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसे शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। थोड़ी से क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या क्या है? 60,055 या 57,705, 59,500। इसका सही है सही जो है सी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 57,705 है। ग्राम पंचायतों में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका ऑप्शन है 7 से 17, 20 से 25, 15 से 40 या 10 से 20। तो इसका सही आंसर 7 से 17 सदस्यों की संख्या होती है। कभी कभी समूह बढ़ते रहते हैं लेकिन कभी भी 7 से कम सदस्य नहीं होते हैं। ग्राम पंचायतों के कार्य में मत उल्लेख पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में हुआ है? 15-16 में, 14-15 में या धारा 20-21 में या धारा 16-17 में। तो इसका सही आंसर 15-16। ग्राम पंचायतों के कार्य में मत का उल्लेख पंचायत का राज अधिनियम धारा 15-16 में किया गया है।